हेलो बच्चों, मैं आज अभिषेक सब इसी क्लास से और साथ में है राज। आज हम लोग रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हालांकि यूपी बोर्ड के सिलेबस से इसे बाहर कर दिया गया है, पर इसे बाहर जिसने भी किया है मेरे समझ से यह लगता है कि वह व्यक्ति प्रभु ने उसे स्पेशल ही बनाया होगा। वह महामूर्खों की दुनिया का प्रथम बादशाह होगा। कारण यह बता दूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इंग्लिश आपको पढ़नी है पर ABCD नहीं पढ़नी है, तो क्या आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे? या यूं कह दूं आपको जीना है पर ऑक्सीजन नहीं लेना है, या यूं बोल दूं कि आपको हिंदी पढ़नी है पर अल्फाबेट का क ख ग घ ङ और मतलब स्वर व्यंजन इनको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। हमको नहीं लगता कि आपका अच्छे से कुछ भी जानकारी हो पाएगी। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री की दुनिया में एंट्री करना है तो सबसे पहले बच्चों याद रखिए, आवर्त आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पूरे तत्वों का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। किस वैज्ञानिक ने क्या खोजा और कहाँ रखा गया, कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, किस आवर्त का है, किस ग्रुप का है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यदि यह सब नहीं आएंगी तो आपको नहीं आएगा और 12th में 11th में जब पहुंच जाएंगे तो फिर आप ऐसे मुंह फैला के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। इन सब कारणों से मैंने बच्चों यह चैप्टर शुरू किया है। यह आपके बुक का लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसे पहले पढ़ाते हैं ताकि आप तत्वों से परिचित हो जाए, अवगत हो जाए। आज हम लोग सबसे पहले यह चैप्टर शुरू करते हुए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में यह बताया है कि वर्तमान समय में, अब पूरी कहानियों को छोड़ दिया जाए कि प्राचीन काल में कि क्या था कैसा था, अब हम लोग अपने काम की बातों पे आ जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि अब लेटेस्ट टाइम में 118 एलिमेंट तत्वों की खोज हो चुकी है। वर्तमान समय में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ये तत्व इसी ब्रह्मांड में हमको कभी ठोस के रूप में, कभी द्रव के रूप में, कभी गैस के रूप में मिलते रहते हैं। ठीक है, और इनका हमारे दैनिक जीवन में पूरा उपयोग है। बिना इनके हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा जब सबसे पहले अपना सर बाहर लेके आता है तो सर्वप्रथम काम वह ऑक्सीजन को इनहेल करता है। इनहेलिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ द CO2 प्रोसेस को कंप्लीट करता है। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक, मतलब पहला ब्रीथ ही ऑक्सीजन से होता है। ठीक, O2 लेता है। तो हम लोगों को भी यह बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में ही ऑक्सीजन आता है, ये एलिमेंट से ही है सब, इस यूनिवर्स में ये सब विद्यमान है। तो आज अभी शुरुआत करते हैं कि 118 तत्वों की खोज वर्तमान समय में हो चुकी है, जिनमें से 94 प्राकृतिक हैं और शेष जो बचे तत्व हैं उनको कृत्रिम तरीके से प्राप्त किया गया है। जिसमें से 94 क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। लेकिन बाकी सारे बचे हुए तत्वों को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है बच्चों। ठीक, तत्वों के वर्गीकरण में कुछ हमारे वैज्ञानिक प्रमुख हैं जिन लोगों ने हमको यहाँ तक आज आधुनिक आवर्त तक पहुँचाया है। बच्चा जन्म लेने के बाद दौड़ने नहीं लगता, उसे बैठना भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होकर के चलना सीखता है और फिर वही एक दिन हुसैन बोल्ट बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से आवर्त की भी शुरुआत कुछ ऐसा ही हुई है। ठीक, तत्वों को पहले कुछ लोगों ने खोजा, गलत सही करते हुए आज आधुनिक रूप में लाए हैं। तो बच्चों सबसे पहले उस खोज में नाम आता है डोबेराइनर का, न्यूलैंड का, लोथर मेयर का, प्राउड का, एक मेंडलीफ का, मोजरे का, बोर बरी, इसमें रांग बर्नर बरी भी आते हैं। ये सब प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने आज के आधुनिक आवर्त तक लाने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। प्रणाम है इन्हें, हमें इनका सत नमन है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ कार्य किया है। ठीक, अब जरा देखिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा वर्क माना जाता है मेंडलीफ का, लेकिन सबका शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा जो 10th के स्टैंडर्ड तक है उसको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला शुरू होता है डोबेराइनर का त्रिक नियम, ट्राइड्स रूल ऑफ डोबेराइनर या डोबेराइनर ट्राइड्स रूल। इसमें क्या है, डोबेराइनर जी ने तीन तत्वों को लिया था, तीन तत्वों का एक सेट तैयार किया था और उन्होंने कहा पहले तत्व का परमाणु भार तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़ करके यदि हम 2 से डिवाइड कर देंगे
तो हमको दूसरे तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा, हमको दूसरे तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। और यही इनका ट्राइड रूल था, तीन तीन तत्वों को इन्होंने सेट बनाया था और इस तरह से कार्य किया था। देखिएगा जरा ध्यान से, यदि हम समान गुण वाले, कैसे गुण वाले, समान गुण वाले तीन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखें। पहले तत्वों को बच्चों याद रखना है, परमाणु भार के क्रम में लिया जाता था। किसमें लिया जाता था, परमाणु भार के क्रम में रखें। तो एक समूह, जो एक समूह में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? फिर से ध्यान से देखिए, समान गुण वाले तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लें और एक जो एक समूह में रखे जाते हो, समूह उनका एक को अलग अलग ना, जैसे देखिए आपने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिया है तो ये हैलोजन फैमिली के तत्व हैं और ये सब एक ही समूह में रखे हैं। एक ही समूह में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे वाले तत्व के परमाणु भार के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। उदाहरण मैंने क्या लिया है, जैसे लिथियम और सोडियम पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो क्या है, सोडियम का परमाणु भार इज इक्वल टू हो गया लिथियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार इज इक्वल टू हो गया लिथियम का परमाणु भार प्लस पोटेशियम का परमाणु भार बाई 2। तो देखिए हमको 7 और 39/2 बराबर 23 आ जाता है। यह सोडियम का परमाणु भार कहलाता है। यह बच्चों किसका परमाणु भार कहलाता है, सोडियम का परमाणु भार कहलाता है। अब आता है दूसरा, इसी तरह से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में ब्रोमीन का परमाणु भार निकालना है तो क्लोरीन और आयोडीन का ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, 81.25 आता है। तीसरा एक एग्जांपल और हमने लिया है कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम का। उसमें स्ट्रांसियम का आपको निकालना है परमाणु भार, कैल्शियम का परमाणु भार, बेरियम का परमाणु भार ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, 88.5% आता है। ये हमारा कैल्शियम उसका स्ट्रांसियम का परमाणु भार हुआ। अब ये असफल क्यों हो गए बच्चों, यदि तत्वों को रासायनिक गुणों के आधार पर रखा जाए तो यह नियम असफल सिद्ध होता है। रासायनिक गुण के आधार पर रखेंगे तो सबके रासायनिक गुण अलग अलग हो जाते हैं, जिससे आगे चल करके यह नियम असफल सिद्ध हुआ। फिर आता है डोबेराइनर ने क्या किया, इन्होंने डोबेराइनर ही त्रिक को पहचान कर उनको अलग कर पाए थे, और कोई वैज्ञानिक त्रिक को तो पहचाना ही नहीं कि तीन तीन एलिमेंट्स को कैसे कैसे अलग किया जाए। सिर्फ डोबेराइनर जी ने ही अपने नियम बताए थे और उन्होंने ही रखा था। तो आगे चल करके इन कारणों से भी यह असफल हो गया। अब आता है बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हमारा न्यूलैंड का जो अष्टक नियम आता है उसमें यह कहता है कि इस नियम के अनुसार पहला तत्व अपने 8वें तत्वों से गुणों में समानता दिखाता है, चाहे वह गुण भौतिक गुण हो चाहे वह रासायनिक गुण हो। तो इसको हमने इस तरह से क्रमबद्ध किया कि इस नियम के अनुसार तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वें तत्व, पहला तत्व अपने 8वें तत्व से गुणों में समानता दिखाता है। उसी को ऐसे कर सकते हैं कि 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से मिलते जुलते हैं, जैसा कि संगीत के स्वर में होता है, सारे गामा प ध नी। ना संगीत तो हम लोगों को आता नहीं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन संगीत की समझ होनी चाहिए ठीक थोड़ी बहुत। तो उस तरह से संगीत के स्वर जैसे है ना, संगीत देखिए क्या कहता है, पहला स्वर मान लीजिए लिथियम है, सा रे गा मा ये प ध ध नी, नी। फिर उसके बाद क्या आता है नी, संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा प ध नी। नी के बाद फिर से शुरू है नी ध नी सा रे गा, ऐसे करके होता है। मुझे बहुत एग्जैक्टली इसका नहीं मालूम है। तो पहला स्वर और 8वें स्वर से फिर से जैसे समानता हो जाएगी, फिर सा से शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से है लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनर्ट गैसों की उस समय खोज नहीं हुई थी, जितने भी एक्टिव गैस है उनकी खोज नहीं हुई थी, तो उनके बारे में कुछ सोचे नहीं गया था। तो सोडियम फिर जो आ जाता है 8वां हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। तो सोडियम और लिथियम या पोटेशियम के गुणों में समानता मिलती है। इसी तरह से बेरिलियम का मैग्नीशियम से कैल्शियम से गुणों में समानता मिलती है। इसी तरह से बोरान का एल्यूमिनियम से मिलती है। अब समानता क्या मिलती है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसके अब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो सोडियम का भी 11 होता है और इसके बाहरी कक्षा में भी 1 जाते हैं।
लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनात्मक बनाता है, सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक ही धनात्मक बनाता है, सभी धातु हैं। तो ये सब रासायनिक गुण और भौतिक गुण इनके मिलते रहेंगे। हम और आगे इनके भौतिक रासायनिक गुण पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना तो जानते हैं कि जिस न्यूलैंड ने कहा था जिस तरह से संगीत के 7 स्वर के बाद 8वां स्वर समान आ जाता है, ठीक उसी तरह से इनको अगर हम क्रम से रखें तो 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा वो पहले वाले तत्व गुणों में क्या दिखाएगा, समानता दिखाएगा। अगर इसको हम पहला मान 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम से समानता कौन दिखाता है, मैग्नीशियम। बोरान से समानता कौन दिखाता है, एल्यूमिनियम। कार्बन से समानता कौन दिखाता है, सिलिकॉन। तो इस तरह से 8वां तत्व गुणों में समानता दिखाता है, लेकिन ये भी बाद में असफल हो गया। उसका कारण क्या था, कैल्शियम के बाद जितने भी तत्व खोजे गए उनमें यह गुण नहीं पाया गया। कैल्शियम के बाद जितने भी और तत्व आते हैं पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये सब फिर आगे बढ़ जाते हैं और इनका यह नियम वहां फेल हो जाता है। दूसरा, न्यूलैंड का यह नियम प्रकृति में केवल 56 तत्वों पर ही सही हो सका। प्रकृति में जितने भी तत्व पाए गए उनमें से 56 तत्वों पर इनका नियम सही हो सका, उसके बाद यह नियम भी फ्लॉप हो गया। अब आता है इसके बाद मेंडलीव का नियम, हम इसे अगले पीरियड बच्चों पढ़ाएंगे। धन्यवाद।